हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर 10वां शायद लेक्चर नंबर 10 बना रहा हूं। आज का केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर प्लीज़ आप लोग ठीक से देखिएगा, क्योंकि बोर्ड के साथ साथ जेई और नीट में मैक्सिमम सवाल यहीं से आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से। बात समझ में आ रहा है। आज हम लोग देखेंगे अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, कैसे आता है, या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मैंने पढ़ाया था कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन था, बहुत कुछ था। तो मैंने कहा था टेम्परेचर का मैं डिटेल पढ़ाऊँगा नेक्स्ट, मतलब आगे जो वीडियो आएगा, ठीक है। तो आज एक्टिवेशन एनर्जी का नाम आया था, उसकी चर्चा मैं आज यहाँ पे करूँगा। तो प्लीज़ इसको आप ठीक से देखना, ठीक से समझना, क्योंकि ग्राफ ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, लेकिन है मस्ट टॉपिक, ठीक है। तो अगली हेडिंग है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, कि रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है, वही हम देखेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताया गया था, ध्यान समझना। बताया गया था कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ क्लियर हो रहा है। फिर मैं बताया था कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n, यही बताया था। ये तो बहुत आया है, बोलो। के यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट के ऊपर। मैंने कहा था कि जिस रिएक्शन की के की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। याद आ रहा है, मतलब जिस रेट कांस्टेंट से हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे कि जिसका रेट कांस्टेंट का मान ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। बोलो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो कहने का मतलब रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। या एक शब्दों में लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। बोलो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे रेट कांस्टेंट बढ़ता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर हो रहा है, बोलो। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बेटा बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। और मैं यहाँ से क्या बता रहा हूँ कि रेट कांस्टेंट का मान, ये मैं बता चुका हूँ, रेट कांस्टेंट का मान रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब जिस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का मान ज़्यादा होगा या कम होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा या क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर चाहे हम रेट कांस्टेंट बोलें चाहे रेट ऑफ रिएक्शन बोलें, दोनों क्या होगा, बराबर, मतलब सेम बात होगी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, या टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है मतलब रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर बात एक ही है, लेकिन एक लाइन क्या पढ़ना है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, बढ़ते। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आगे मैं आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में हल्का सा आपको ब्रीफ कर दूंगा कि कहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है, लेकिन बहुत कम है, ठीक है। आपका यहाँ से सवाल हो जाएगा, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। इतना नोट डाउन पॉज करके आप लिख लो, छापो, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, ठीक है, बढ़ा जाए।
अब ध्यान दो, एनसीईआरटी क्या कह रहा है, बहुत आज सारा बात टेम्परेचर पे करेंगे। एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि जनरली ऑन राइजिंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, on rising 10 degree centigrade temperature, rate of reaction nearly double। ये लाइन क्या कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन का जो रेट होगा जस्ट या नियरली क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। मैं नियरली बोल रहा हूँ, नियरली मतलब क्या होगा, डबल मतलब 2 हो सकता है या 2.25 हो सकता है या 3.25 हो सकता है, मतलब 2 के आसपास, चाहे कुछ कम चाहे कुछ ज़्यादा। समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी क्या कह रही है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह नियरली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। बेटा इसी चीज को समझने के लिए, इसी को ध्यान से ना, इसी को समझने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, TERM टर्म इंट्रोड्यूस्ड किया गया। उस टर्म को बोला गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोला गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट। बता रहा हूँ क्या होता है। मैं कह रहा हूँ कि जनरली ऑन राइजिंग द 10 डिग्री टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल। ये क्लियर हो रहा है। इसी चीज को समझने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया जिसको क्या बोला गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट? टेम्परेचर कोफिशिएंट is a ratio of, ध्यान देना, is a ratio of two rate constant is the ratio of two rate constant of same reaction, समझ में आ रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, एक ही रिएक्शन का 2 रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। मिटा रहा हूँ मैं, समझो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं लाइन बोल रहा हूँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज अ रेशियो ऑफ 2 रेट कांस्टेंट ऑफ अ सेम रिएक्शन। ठीक है, क्या है, ऊपर में लिख रहा हूँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ 2 रेट कांस्टेंट K बाई K। अब यहां पर थोड़ा समझना, एक बार रेट कांस्टेंट T डिग्री सेंटीग्रेड पर, यह क्या होगा, रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है क्या बोला गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू K बाई K। तो एक नीचे वाला जो K है वह T डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऊपर वाला क्या है, T प्लस 10। मतलब एक किसी मान लो 20 डिग्री रिएक्शन हो रहा है, उस समय रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, K आ गया। अब 10 डिग्री बढ़ा रहे तो उस समय रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो जो बढ़ी हुई वैल्यू है अपॉन 20 डिग्री पर, तो दोनों का जब रेशियो निकाल लेंगे वही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, बोलो। अब याद रखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 और 3 के आसपास ही आएगी, एकदम याद रखो। एनसीईआरटी कह रही है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 और 3 के आसपास ही आएगी। जैसे देखो सवाल कैसे नीट में पूछा हुआ है, पूछता भी है क्या, मैं थोड़ा समझा रहा हूं। अगर मान लो इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 2 है। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 2 है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, K है। ध्यान देना, कुछ नहीं, अप्रॉक्सीमेटली हमको बताना है। देखो 2 चीज़ होता है, रेट ऑफ रिएक्शन की जो डिपेंडेंसी होती है 2 प्रकार की होती है। एक अप्रॉक्स डिपेंडेंसी होती है, अप्रॉक्सीमेटली हम बताते हैं,
और एक होता है एक्यूरेट डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द टेम्परेचर। उसी को समझने के लिए अर्नियस इक्वेशन लाया गया है। और अप्रॉक्स समझने के लिए क्या लाया गया है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है? 2 है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू k है, तो या रेट ऑफ रिएक्शन k है, तो 20 डिग्री पे कितना हो जाएगा? जस्ट डबल क्या हो जाएगा? 2k। 30 डिग्री पे 2 का क्या होगा? 4k। 40 डिग्री पर 4 दूना 8k। और बताओ 50 डिग्री पर 8 दूना 16k। समझ में आ रहा है? और अगर इस तरह सवाल और बता रहा हूँ, अगर इफ़ टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना हो गया? 3 हो गया। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना हो गया? 3 हो गया। 10 पे क्या है? k है, तो 20 पे क्या हो जाएगा? 3k। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 40 पर 9 त्रिक 27। 50 पर 27 3 81। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना, जितना यह दिया रहेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हर 10 डिग्री पे डबल। 2 रहेगा तो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 32, 64 जो भी हो। 3 रहेगा तो 3, 9, 27, 81। 4 मान लो आ गया, फंसाने के लिए 4 टेम्परेचर कोफिशिएंट आ गया, तो 4, 8, 10 डबल 2 का गुणा करेंगे। क्लियर हो रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? अगला बात, टेम्परेचर कोफिशिएंट जनरली एनसीईआरटी जो कह रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाता है। क्या? T = 25 रूम टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर था केमिस्ट्री में। 25 पे रेट कांस्टेंट दिया रहेगा, आपको कहेगा तो 10 डिग्री बढ़ा दीजिए, कितना? 35 पे कैलकुलेट करिए, यहाँ पर निकल जाएगा। दोनों का रेशियो जब आप निकाल लोगे तो क्या निकल जाएगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो याद रखिए एनसीईआरटी क्या कहती है कि भैया टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू, इंटर तक की बात कर रहा हूँ, किसी भी निकाल सकते हो, जनरली जो बात कर रहा हूँ 25 और 35 के बीच का रेशियो निकालते हैं। क्यों? 25 स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है और 10 बढ़ा देंगे तो 35। 25 और 35 के बीच जो रेट कांस्टेंट होगा उनका रेशियो निकाल लोगे तो टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका क्या होगा? कैलकुलेट होगा। क्लियर हो रहा है? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ 2 रेट कांस्टेंट ऑफ अ सेम रिएक्शन। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स या सैटरडे या जो भी बच्चे हों, बीएससी के हों, जेम के हों, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इतना अच्छा आपको आगे बढ़ें। बोले एक न्यूमेरिकल करा दें, नेट में जो सवाल पूछता है नीट या छोटे मोटे इंजीनियरिंग एग्जाम जैसे यूपीटी हुआ, आईआईटी में नहीं पूछेगा, लेकिन मान लो पूछ ही दे, लेकिन ये नीट में पक्का आता है इस तरह का सवाल। क्या है देखो, क्वेश्चन एक करा दे रहा हूं। फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन temperature coefficient is 2. Temperature coefficient is 2 and rate of reaction is x at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई रिएक्शन दिया गया है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 दी गई है, और रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? x है कितने डिग्री पर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। क्या कह रहा है? फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यह सवाल है, कुछ हवा पानी नहीं है, कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है? सारा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है? 2 है। 2 होगा तो यक्स का हम क्या करते जाएंगे? डबल करते जाएंगे। 3 होगा तो 3 का डबल करेंगे। जैसे देखो कैसे लिखेंगे, अभी लिखो मत। टेम्परेचर कोफिशिएंट बोर्ड में भी पूछ सकता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया गया है? 2। यहाँ पर टेम्परेचर मान लो, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मान लो, ठीक है। कितना दिया है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यक्स। कितने में निकालना है? 80।
तो 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80। इसी में निकालना है, कुछ भी दे सकता है। x होगा 10 डबल करिए 2x, 2x का डबल 4x हो जाएगा। 4x का क्या होगा 8x, 8x का 16x, 16x का 32x, 32 दूना 64x। आंसर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन एट 80 डिग्री। कठिन है? बोलो। कुछ नहीं करना है, ट्रिपल रहेगा तो 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 9 दूना 18, 27, 81 आप बढ़ाते जाओगे। 4 रहेगा तो 4 का डबल 5 रहेगा तो 5, लेकिन 2 और 3 में हैप्पी बर्थडे आपका हो जाएगा। सवाल छापो। इस तरह का सवाल नीट में पूछा है, ये भी पूछा ही कहीं होगा। बढ़ा जाए। बढ़े। अब देखो, ये हायर क्लास वाले भी पढ़ेंगे क्योंकि इस तरह के सवाल उनके जेब में आता है। जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हो प्लीज़ इस लॉकडाउन का उपयोग कर लो यार, ये समय फिर नहीं मिलेगा। वैक्सीन तो आई जाएगी 1-2 महीने में, अगले साल आपका एग्ज़ाम सर पे होगा कंपटीशन का, और देखो क्वालिफाई कर लो, क्वालिफाई कर लो। ठीक है। एक चीज़ और, टारगेट पे जो बड़े बच्चे हैं जो बीएससी पास आउट हो गया, बीएससी 3rd ईयर 2nd ईयर में है, वो पढ़ो यार, इस दलदल में मत आओ। दिस इज़ द वेरी डेंजरस फील्ड। पढ़ के अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी, अच्छी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, इसमें लाइफ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छे बच्चे बिना मतलब यूट्यूबर बन रहे हैं, बनो, लेकिन अपने टारगेट को मत भूलो यार। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हमारे 3rd ईयर में हैं, मैंने उनको समझाया भी लेकिन नहीं मान रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी। हम लोग के इसमें आ चुके हैं, 10 साल हो गया इसमें, मैं दे चुके हैं, कुछ कर नहीं सकते, मजबूरी यही है। तो आप अभी प्रोग्रेस कर रहे हो, अपना अचीव करो, जो आपको देखना है, जिसके चक्कर में आप एडमिशन लिए हो, जो पढ़ना चाह रहे हो, इसके चक्कर में आकर अपनी लाइफ मत ख़राब करो। दिस इज़ नॉट अ गुड फील्ड। हाँ, आना है तो सब कुछ छोड़ो, इसी में आओ, तब इसी में आओ, तब खेलो, कितना खेलना हो इसमें, हैप्पी बर्थडे करो। लेकिन नहीं, अभी यार अभी पढ़ो, अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, अभी तुम्हें सीखने की उम्र है। तो तुम उसी खुद सिखा रहे हो तो क्या सीखोगे? सिखाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ, गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में आप पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटा यूट्यूब के चक्कर में समय बर्बाद कर रहे हो। समझो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये दलदल है बेटा, बहुत ख़तरनाक दलदल है, ज़िंदगी ख़राब कर चुका हूँ, अब मजबूरी है इसी में रहना। ठीक है, अब ध्यान दो। ये तो हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या था? अप्रॉक्स डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10 डबल 10 ट्रिपल जो भी व्हाटएवर, आई डोंट नो। आर्हेनियस इक्वेशन क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर एक्यूरेटली कितना डिपेंड है, उसी को समझने के लिए आर्हेनियस साहब ने इक्वेशन दिया, उसी को क्या बोला गया? आर्हेनियस इक्वेशन। कैसे है देखो, K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल e⁻ EA बाई RT। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ कैसे सब आता होता है, ये याद रहेगा। K इज इक्वल टू A e⁻ EA बाई RT। वेयर, यह बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछा है। वेयर K इज इक्वल टू आपको मालूम ही है, रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट। A पूछता है, जे में पूछा व्हाट इज A। A को कई नाम बोलेंगे। पहला है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसको क्या बोलते हैं? आर्हेनियस, आर्हेनियस फैक्टर क्या बोलते हैं? कई नाम है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर, फिर क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट, या एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल के पहले आया है, इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर,
इतना नाम है, याद रहेगा। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, अरेनियस फैक्टर, अरेनियस कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल के पहले है तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बात समझ में आ गया। ई क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी आगे बता रहा हूँ यही क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी का मान जूल पर मोल में लेंगे, या ये सब ध्यान दो, किलो जूल पर मोल में एनर्जी है ना, जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल। आर क्या है, यूनिवर्सल, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था गैस इक्वेशन में, यूनिवर्सल गैसेस स्टेट में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ वैल्यू क्या लेंगे, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। वो मत लेना 0.831, वो सब क्या है, लीटर वाटर में है, वहाँ नहीं लेना है। यहाँ क्या एनर्जी की बात है, तो के रेट कांस्टेंट हो गया, अरेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब थोड़ा समझा दे कैसे आया, इतना छापो कैसे आया है। मिटाए, बढ़ जाए। अब देखो, इससे पहले वीडियो में कोलिजन थ्योरी का नाम लिया था, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल बताऊंगा, यहाँ पे मैं डिटेल बताऊंगा। इसी कोलिजन थ्योरी से क्या आया, अरेनियस इक्वेशन आया, ठीक है। तो पूरा कंसंट्रेशन आपका इस पे होना चाहिए। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि भैया रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं तो क्या बनता है भैया, प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ रहा है कि भैया हाई एक रिएक्टेंट है, हाई रिएक्टेंट है, खप से नज़दीक आएंगे, चपक जाएंगे, कोलाइड करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। दिस इज द कोलिजन थ्योरी। लेकिन नहीं, आगे और इसको इलाबोरेट किया गया क्या कि भैया जितना भी कोलिजन, ध्यान दीजिएगा कि जितना भी कोलिजन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में होता है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि जितना भी कोलिजन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में होगा, हर कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। मैं फिर क्या कह रहा हूं कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में जितना भी कोलिजन होगा, हर कोलिजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। कहने का क्या मतलब है कि जो कोलिजन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में हो रहा है और उनकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, वह कोलिजन कहेगा इफेक्टिव कोलिजन, और इफेक्टिव कोलिजन से ही प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। हैप्पी बर्थडे हो गया। तो इसका मतलब कोलिजन दो प्रकार का है, मैं ये सब बता चुका हूं, इफेक्टिव कोलिजन और दूसरा है इनइफेक्टिव कोलिजन। इनइफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। तो इफेक्टिव कोलिजन से ही क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और इनइफेक्टिव कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यार याद रखो, एक सेकेंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 10⁻⁷ कोलिजन होता है, तब जाके क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो इसका मतलब जैसे या सुप प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है। सोचिए तुरंत आया मतलब आंख पलक झपकते ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, कि 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, समझ में आ रहा है, क्लियर होगा। तो इसका मतलब कि हर इफेक्टिव कोलिजन से ही क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में जब इफेक्टिव कोलिजन में बताया भी था, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा कि भैया A2 + B2 गिव राइज टू AB, तो इसका ये होगा ना, A और
बी। ठीक है, अब देखो अभी और समझा रहा हूं मैं। तो इफेक्टिव कोलिजन, इसको मिटा दो, छाप लो, पहले छाप लिए। अब देखो इफेक्टिव कोलिजन, मॉलिक्यूल्स, मैंने क्या कहा है कि मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जब इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे तभी किस में चेंज होंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे। ठीक है, अब देखो तो किसी भी मॉलिक्यूल को इफेक्टिव कोलिजन शो करने के लिए दो बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। तो टू बैरियर क्रॉस्ड बाय मॉलिक्यूल्स टू शो इफेक्टिव कोलिजन। Two barrier crossed by molecule to show effective collision. First one is orientation barrier. पहला क्या है, ओरिएंटेशन बैरियर, और दूसरा क्या है, एनर्जी बैरियर। ठीक है, क्या मैं कह रहा हूं कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह तभी इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे जब वह दो बैरियर को क्रॉस करेंगे। पहला क्या है, ओरिएंटेशन बैरियर, और दूसरा क्या है, एनर्जी बैरियर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ कि मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन शो करता है तभी किस में होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन तभी शो करेगा जब यह दोनों बैरियर क्रॉस करेगा। फर्स्ट वन इज क्या है, ओरिएंटेशन बैरियर, और सेकेंड वन इज क्या है, एनर्जी बैरियर। आइए इसको समझते हैं, मिटाऊँ मैं। अब देखो पहला है ओरिएंटेशन बैरियर, A2 प्लस B2 गिव राइज टू AB। सब जानते हो मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस प्रकार ओरिएंट करें कि इनके बीच का जो कोलिजन हो, जैसे देखो यह A नज़दीक आया B से, यह A हेड ऑन हेड कोलिजन हो रहा है, तो हेड ऑन हेड कोलिजन हो गया तो क्या हो गया, यह AB बना और यह AB बना। अब देखो अगर इसका ओरिएंटेशन मैं इस प्रकार कर दूं, AA BB, अब यह नज़दीक आएंगे तो इन्हीं AA और BB में कोलिजन होगा, लेकिन यह A और यह B क्या हो गया, किसी लायक नहीं हुआ, तो यहाँ पर नो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, नो प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल अपने आप को इस प्रकार अरेंज या ओरिएंट करे कि उनके बीच में कोलिजन प्रॉपर हो, हेड ऑन हेड कोलिजन हो, तभी किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर और कुछ ले लो, यह A है, इस तरह BB ले लो, तो यहाँ पर भी कोलिजन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर कोलिजन नहीं हो पाएगा। तो जब प्रॉपर कोलिजन नहीं हो पाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल अपने आप को इस प्रकार अरेंज करें कि उनके बीच में हेड ऑन कोलिजन हो, और जब हेड ऑन कोलिजन होगा तभी किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा ही सबसे महत्वपूर्ण है, एनर्जी बैरियर। ये क्या है, एनर्जी बैरियर। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी, यहाँ रिएक्शन। अब मान लो यह है रिएक्टेंट है, यह क्या है, प्रोडक्ट। यह प्रोडक्ट नीचे भी हो सकता है, वो मैं बताऊंगा एक्सो और एंडो कैसे होता है। ठीक है, अब यह रिएक्टेंट जा रहा है और यह किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। ठीक है, यह जो सबसे टॉप मोस्ट है इसी को हम बोलेंगे एनर्जी बैरियर। अभी समझो, एनर्जी बैरियर। ठीक है, अब देखो यह रिएक्टेंट और इस एनर्जी बैरियर के बीच का जो यह गैप है, सॉरी
यहाँ से यहाँ तक का जो यह है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी समझा रहा हूँ। और यहाँ से यहाँ तक का जो यह एनर्जी है, इसको बोलेंगे ईटी। ईटी मतलब थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी, पूरी एनर्जी क्या कहलाएगी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब देखो, अब समझो थोड़ा सा, इधर मिटा दो। जैसे मान लो यह मान लीजिए सड़क है, ये ढलान है, ठीक है। यहाँ आपकी कार है, यह कार आपकी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही है, और हमको यह क्रॉस करके इधर जाना है। समझना, इसको जब ये समझ लोगे तो अपने आप हो जाएगा। आप अकेले ड्राइव कर रहे हो, अब आप उतर के इस, दो लोग मान लो हैं, एक आप ड्राइव कर रहे हो, एक लोग उतर के आप कह रहे हैं कि भैया कार धक्का दो तो इस पर मैं चढ़ा लूँ, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो कार, एक आदमी जब धक्का देगा तो यहाँ तक कार आएगी, फिर कार पीछे आ जाएगी क्योंकि पूरा धक्का दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास उतनी ताकत नहीं है। तो मान लो एक आदमी था, अब आदमी वो परेशान हो गया, 3 आदमी और बुला लिया, तो 3 आदमी और बुला लिया, और एक आदमी था, अब 4 आदमी धक्का दे रहे हैं, तो 4 आदमी धक्का देंगे तो यह कार नीचे यहाँ पे आसानी से आ जाएगी। तो जो कार के पास पहले एक आदमी था, अब प्लस जो 3 आदमी दिया गया, तब जाके कार क्या हुआ, इस ढलान को पार कर पाई। तो जो दिया गया 3 आदमी है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, लेकिन उस एनर्जी के द्वारा या उस एनर्जी का उपयोग करके इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो इसी रिएक्टेंट को उस बैरियर को क्रॉस कराने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। समझो, रिएक्टेंट के पास 10 किलो जूल की एनर्जी है, लेकिन यह एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहा है। हमने इसको 30 किलो जूल दे दिया, तो कितना हो गया, 40 किलो जूल। तो जो यह एनर्जी 30 किलो जूल दिया गया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दिया जाता है टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। और यह क्या हो गया, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो कैसे देखो होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस ER। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ET क्या है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, और ER क्या है, रिएक्टेंट एनर्जी। क्या है, रिएक्टेंट एनर्जी। तो थ्रेशहोल्ड में से रिएक्टेंट एनर्जी, थ्रेशहोल्ड में से रिएक्टेंट एनर्जी घटा देंगे तो यह क्या निकल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है, छापो ना, ग्राफ बनाओ। बढ़ा जाए, बोलो। अब देखो, यह हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। समझो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल हैं इस पूरे रिएक्शंस में, 10 मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, 10 किलो जूल। यहाँ 10 मॉलिक्यूल, 20 मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, 20 किलो जूल। 30 मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, 30 किलो जूल। यहाँ पर 40 की कितनी है, 40 किलो जूल, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 45 कितनी है, 45 किलो जूल। और यह हो गया
एनर्जी बैरियर, जिसको हम क्या बोलें, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यह वाला जो एरिया है बेटा, यह वाला एरिया है, देखो पहले तो यह पीक समझो काइनेटिक एनर्जी का नहीं है, यह पीक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, यह जो एरिया मैं कवर कर रहा हूँ, इतने मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। यह सब मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 45 किलो जूल है, मैंने एनर्जी दिया। इतने एरिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इतने एरिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वह एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करके किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। जैसे मान लो यह T1 टेम्परेचर पे है, अब टेम्परेचर में थोड़ा बढ़ाया, T2 किया, ये देखो अब यह एरिया बढ़ गया, पहले इतना था, इतना एरिया हो गया। तो कहने का क्या मतलब है, T2 जब T2 T1 से ज़्यादा है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को ज़्यादा क्रॉस कर, पहले देखो T1 इतना था, T2 पे इतना हो गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ज़्यादा क्रॉस कर किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। कहने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच क्रॉस एनर्जी बैरियर वो इज इक्वल टू, अर्नियस ने क्या बताया, e⁻EA/RT। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच क्रॉस एनर्जी बैरियर इज इक्वल टू e⁻EA/RT। या इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच क्रॉस एक्टिवेशन एनर्जी, भी क्या होगा, e⁻EA/RT। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच क्रॉस एक्टिवेशन एनर्जी, तभी किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तभी रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ से नीचे लिखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट इज इक्वल टू क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻EA/RT। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि भैया जब मॉलिक्यूलवा जब एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करेगा तभी क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो इसका मतलब रेट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, e⁻EA/RT। या क्या होगा, रेट इज इक्वल टू, यहाँ हटाओ ए रख दो, e⁻EA/RT, और रेट को क्या लिख सकते हैं, KA e⁻EA/RT। दिस इज द अर्नियस इक्वेशन। समझ में आ रहा है, कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर रहा है, वह किसके बराबर होगा, e⁻EA/RT। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दो, कल इसमें वेरिएशन बताएंगे, इसमें ग्राफ खिंचवाएंगे। मतलब कल का वीडियो आज का वीडियो दोनों अर्नियस इक्वेशन पे ही चलेगा। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।